15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी हासिल की, उसी दिन बलूचिस्तान ने भी खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। लेकिन दुख की बात यह रही कि उनकी आजादी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। सिर्फ 227 दिन बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मिलिट्री ताकत के बल पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के शासक को मजबूर कर दिया कि वे अपनी आजाद रियासत को पाकिस्तान में मिला दें। इस विलय के बदले पाकिस्तान ने वादा किया था कि बलोचों को पूर्ण स्वायत्तता और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा दी जाएगी। लेकिन वादे जल्द ही खोखले साबित हुए। पाकिस्तान सरकार ने बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए और उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को मिटाने की कोशिशें शुरू कर दी। हजारों बलोच नागरिकों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने आजादी की बात की। घरों को जला दिया गया, बच्चों को माता पिता के सामने मौत के घाट उतारा गया और महिलाओं पर ऐसे अत्याचार किए गए जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। दशकों के अत्याचारों ने बलूचिस्तान को एक ऐसे क्षेत्र में तब्दील कर दिया है जहां जमीन तो संसाधनों से भरी है, लेकिन जनता भूख और भय के साए में जी रही है। इन्हीं कारणों से आज वहां आजादी की चिंगारी एक प्रचंड आंदोलन का रूप ले चुकी है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अब अपनी आर्मी तैयार कर ली है और वे पाकिस्तान के सैन्य अड्डों व रिसोर्स ट्रकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है, अब और चुप नहीं बैठेंगे। बलोच विद्रोह कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 1948, 1948, 1962, 1973 और 2005 में ऐसे आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस बार यह आंदोलन ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आ रहा है। हाल ही में बलोच नेता मीर यार बलोच ने खुलकर आजादी की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है। अब सवाल यह उठता है, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के शासक के साथ आजादी के नाम पर बातचीत की थी, तो फिर उन्होंने धोखे से इस कहानी की पटकथा को कैसे पलट दिया? आइए इस ऐतिहासिक धोखे की पूरी परतें खोलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का सूरज देखा, उसी दिन बलूचिस्तान ने भी खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। लेकिन उनकी आजादी सिर्फ 227 दिनों तक ही कायम रह सकी। पाकिस्तान, जो पहले से ही इस क्षेत्र पर निगाहें गड़ाए बैठा था, ने धीरे धीरे कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। इस साजिश में ब्रिटिश हुकूमत की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 1947 में एक अहम बैठक के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात रियासत के शासक से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का आग्रह किया। खान ऑफ कलात ने साफ तौर पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान ने उनके साथ छल किया है। लेकिन राजनीतिक और सैन्य दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि अंततः उन्हें झुकना पड़ा। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो पूरे देश के कुल भूभाग का करीब 44% हिस्सा घेरता है। सिर्फ आकार में ही नहीं, यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे सोना, तांबा, गैस और तेल से भी भरपूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में पंजाब और दक्षिण में अरब सागर इसकी सीमाओं से मिलते हैं। यही वजह है कि चीन अपनी महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना को बलूचिस्तान के रास्ते आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यह जमीन, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा मानी जाती है, इतिहास में हमेशा ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान का अतीत सैकड़ों साल पुराना है। पुराने दौर में यह भूभाग पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कंधार, निमरोज और हेलमंद तक फैला हुआ था। उस समय यहाँ कोई तय सीमाएं नहीं थीं और न ही यह इलाका बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था। 12वीं सदी में यहाँ लगभग 44 बलोच कबीलों का वजूद था। हर कबीले की अपनी एक अलग पहचान और नेतृत्व था। एकता की कमी के कारण यह क्षेत्र बार बार बाहरी आक्रमणों का शिकार बनता रहा। इसी समय मीर जलाल खान का नाम इतिहास में उभरता है। वह एक ऐसे नेता थे जिन्हें सभी बलोच कबीलों में अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मीर जलाल खान ने सभी कबीलों को एकजुट होने का संदेश दिया, ताकि बाहरी ताकतों के खिलाफ एक सशक्त बलोच पहचान बनाई जा सके।
आज बलोच लोग एक बार फिर अपनी पहचान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा गया और उनकी संस्कृति, भाषा और अधिकारों को बार बार कुचला गया। इसी कारण आज बलोच राष्ट्रवादी फिर से आजादी की मांग कर रहे हैं, इस बार और भी मुखर और संगठित रूप में। मीर जलाल खान की एक महत्वपूर्ण बात ने सभी 44 बलोच जनजातियों के नेताओं को प्रभावित किया। उन्होंने एक साझा राजनीतिक पहचान की बात की। यह विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि सभी जनजातियों ने मिलकर एक संघ, कॉन्फेडरेसी की स्थापना की, जिसका नेतृत्व मीर जलाल खान को सौंपा गया। इस संघ को एक काउंसिल सिस्टम के तहत चलाया गया और इसने बलोच राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। इसी योगदान के कारण मीर जलाल खान को बलोचिस्तान का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। उनके 4 बेटे रिंद, लशर, होद और कोरा और एक बेटी बीबी जाटो थीं। आगे चलकर इन्हीं के नाम पर बलोचों की 5 प्रमुख जनजातियां बनी: रिंद, लशारी, होत, कोराई और जतोई। इन जनजातियों ने बलोच समाज और राजनीति की रीढ़ की भूमिका निभाई। हालांकि यह एकता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 15वीं सदी तक रिंद और लशारी जनजातियां काफी शक्तिशाली बन गई थीं। मीर चक्कर रिंद के नेतृत्व में रिंद जनजाति ने पंजाब और सिंध तक अपना प्रभाव फैलाया। लशारी जनजाति इससे असहज हो गई और दोनों के बीच लंबे युद्ध की शुरुआत हुई, जो लगभग 30 साल चला। इस संघर्ष के बाद बलोच संघ टूट गया और बलोचिस्तान 3 हिस्सों मकरान, डेराद और कलात में बंट गया। जब बलोचों में आंतरिक झगड़े चल रहे थे, उस समय अफगानिस्तान में सफेविद और भारत में मुगलों का उभार हो रहा था। ऐसे में एक नए राजनीतिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। सबसे संगठित व्यवस्था कलात संघ में थी, जहां मीर अहमद खान की अहमद जई वंश का शासन था। उन्होंने खानत ए कलात नामक सत्ता का गठन किया और बलोच फिर से एक केंद्रीकृत इकाई के रूप में उभरे। मीर अहमद खान के पोते मीर नासिर खान आई के शासन में यह संघ अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कंधार, सिस्तान और खारण तक कर दिया। उन्होंने बाहरी ताकतों जैसे मुगलों, अफगानों और ईरानियों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के आने तक बलूचिस्तान को स्वतंत्र बनाए रखा। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच द ग्रेट गेम शुरू हुआ। अंग्रेजों को डर था कि अफगानिस्तान के रास्ते रूस भारत में प्रभाव बढ़ा सकता है। खैबर पास पर सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का नियंत्रण था, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी। इसलिए ब्रिटिशों ने बलूचिस्तान के बोलन पास का सहारा लिया, जो उस समय मीर मेहराब खान के अधीन था। अंग्रेजों ने उनसे 1838 में एक समझौता किया, परंतु इस पर सभी बलोच जनजातियां सहमत नहीं थीं। नतीजतन जब सेना गुजर रही थी, कुछ जनजातियों ने हमला कर दिया। ब्रिटिशों ने इन हमलों के पीछे मीर मेहराब खान को दोषी मानते हुए 1839 में कलात पर चढ़ाई कर दी, जिसमें मेहराब खान मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों ने शाहनवाज को खान ओनफ कलात बना दिया और बलूचिस्तान में अपना दखल मजबूत करना शुरू किया। 1854 में खानगढ़ संधि और 1976 में ट्रीटी ऑफ कलात के जरिए अंग्रेजों ने कलात को एक प्रोटेक्टोरेट में बदल दिया। उन्हें वहां सैनिक तैनात करने और बाहरी मामलों का पूरा नियंत्रण मिल गया। इसी दौरान कुछ बलोच इलाकों को ईरान और अफगानिस्तान को सौंप दिया गया, जिससे बलोचों की भौगोलिक और राजनीतिक एकता खंडित हो गई। 1946 में जब ब्रिटेन ने भारत की स्वतंत्रता और रियासतों के भविष्य पर चर्चा के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, उस समय खान उनफ कलात अहमद यार खान ने स्पष्ट कर दिया कि वह कलात की संप्रभुता बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना प्रतिनिधि और कानूनी सलाहकार बनाया। जिन्ना ने कलात को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने की पैरवी की। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और अहमद यार खान ने भाग लिया। जिन्ना ने कलात की आज़ादी का समर्थन किया और बाकी 3 रियासतों खारान, लासबेला, मकरान को कलात में शामिल कर बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की सिफारिश की। इसके बाद 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सरकार और कलात के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ।
बलोच नेताओं ने अपनी संप्रभुता की बहाली की मांग को और तेज कर दिया है। उन्होंने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा और नई दिल्ली में बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की भी अपील की है। इस समय बलोच आंदोलन हर स्तर पर पाकिस्तान से को घेर रहा है, जहां एक ओर कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलोच लिबरेशन आर्मी जमीन पर एक उग्र संघर्ष में जुटी हुई है। ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत हाल ही में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की लगभग 58 मिलिट्री चेकपोस्ट्स और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर 78 से ज्यादा हमले किए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय स्वायत्तता तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का रूप ले चुकी है। ऐसे हालात में बड़ा सवाल ये है कि क्या बलोच जनता अपने वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद वह दिन देख पाएगी जब बलोचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो पाएगा।